हमारा जो टॉपिक है आज जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है नक्षत्राज। इसको मनाज़िल कमरी भी कहा जाता है और ल्यूनर मेंशन भी इसको कहा जाता है। अभी तक आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि ज़ायचे के 12 घर होते हैं। आज हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो आपके लिए एक हैरत का नया जहान खोलेगी, ओपन करेगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि जो कॉन्सेप्ट आज आपको समझाने जा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इसके क्या असरात हैं, इससे कैसे फ़ायदा लेना है, इससे कैसे बेनिफिट उठाना है, इसके लिए ज़िंदगी पड़ी हुई है। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे, अभी इस चीज़ पे फोकस मत कीजिएगा कि ये नाम बड़ा मुश्किल है, मुझे नाम की समझ। आप उसका मतलब समझ जाएं कि उसका मतलब क्या है। कि अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और आपको पता चल जाए कि गोली पे तलवार का निशान है, तो इसका मतलब है ये सर का दर्द ठीक कर देगी या बुखार ठीक कर देगी। आपको पता है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर ये सिंबल बना हुआ है तो ये फ़लाँ कंपनी की है, लेकिन आपकी प्यास बुझा देगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट समझ लें, क्लियर कर लें, उसके बाद आपकी ज़िंदगी पड़ी है, आप इन चीज़ों को सीखते भी रहेंगे, समझते भी रहेंगे, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। अक्सर मेरे साथ भी ये चीज़ हो जाती है कि मैं भी कोई ना कोई चीज़ कई दफ़ा भूल जाता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें नहीं याद रहती, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट पता होता है, उसका मतलब पता होता है, उसका ड्यूरेशन पता होता है, उसके टाइमिंग्स पता होते हैं। क्योंकि आपके पास जब भी कोई शख्स आएगा, कोई क्लाइंट है, कोई आपका दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, उसको कोई लेना देना नहीं है बुध आदित्य राजयोग से, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है महालक्ष्मी योग से, उसका कोई लेना देना नहीं है 7.5 से। ये सिर्फ आपके लिए एल्गोरिदम्स हैं, या आपके लिए थ्योरीज़ हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं कि आप इसके मकसद को समझ सकें। अब बुखार होता है लेकिन बहुत सारी किस्मों का होता है। मलेरिया, टाइफाइड, कोविड, फ्लू है तब भी बुखार हो जाता है। तो है बुखार ही, लेकिन उसके नाम मुख्तलिफ हैं। अगर ये वाला होगा तो इसका ये मेडिसिन है, ये होगा तो इसका ये तरीका इलाज है, ये होगा तो ये तरीका। बीमारी बीमारी है, बीमारी की नौइयत क्या है उसको समझना है। तो इसी तरह मनाज़िल कमरी या नक्षत्राज ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कि ज़ायचे के 12 घर आप लोग काफ़ी इससे फेमिलियर हो चुके हैं और आपको पता है फ़लाँ घर का ताल्लुक़ इसके साथ है, फ़लाँ घर का ताल्लुक़ इसके साथ है। अब उस घर के अंदर भी 0 से लेके 30 डिग्री तक प्लैनेट ने मूव करना है। और जब वो मूव करेगा, जिस जगह पे मौजूद होगा, अब लेट्स सपोज़ एक बंदे के ज़ायचे में 7वें घर में ज़ुहल आ जाता है और आप उसे कह देते हैं कि अब आपका शादी का दौर शुरू हो गया। अब उसने तो 2.5 साल रहना वहाँ पे, पूरे 2.5 साल वहाँ गुजारेगा। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब किस वक्त होगी ज़ुहल, कौन सी ऐसी डिग्री पे पहुँचेगा जब इस काम का इनिशिएट होगा या ये काम पाया तकमील को पहुँचेगा। कि योग तो बन गया, जाना कब है। अब मेरे पास, अभी मैंने अगस्त में मलेशिया जाना है, मेरे पास वीज़ा भी है, मेरे पास टिकट भी है, लेकिन वो एक डेट असाइन है कि इस डेट पे जाना है, इस डेट पे फ्लाई करना है। तो जब तक वो डेट नहीं आएगी मुझे तब तक वेट करना है। चीज़ें तो मेरे पास मौजूद हैं, उसके मुताबिक मेरी प्लानिंग भी शुरू हो गई है। मैंने ये करना है, वो करना है, ईद आ रही है, लाहौर जाना है, उसको मिलना है, बच्चों की छुट्टियां हैं उनके साथ टाइम गुजारना है, फिर वो जो 7 दिन है उसमें पीछे किसको छोड़ के जाना है। तो ऑटोमेटिकली उस एक वजह से बहुत सारी चीज़ें प्लान हो रही हैं। क्लास ख़त्म होनी है, अब क्लास ख़त्म होनी है तो जाना है। तो इसी तरह जब एक हाउस में एक प्लैनेट एंटर होता है, वो 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री के दरमियान बहुत सारे मामलात को अंजाम पजीर करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
कि जिस तरह से एक 360 के सर्कल को हमने डिवाइड कर दिया था 30-30-30 के ऊपर और 12 घर बना लिए थे, इसी तरह ये पूरा का पूरा जो आपका सोलर सिस्टम है, ये 360 का पूरा इसको सर्कल बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और इसको डिवाइड किया जाता है। चाँद की टोटल 27 मनाजिल्स हैं, यानी 27 ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर चाँद ट्रांजिट करता है, रुकता है, कि इस 360 को मज़ीद डिवाइड किया जाता है 27 के ऊपर। इनके क्या नाम हैं? सबका एक एक नाम है। जैसे आप कराची से लेके इस्लामाबाद जब आप सफ़र करेंगे, कंट्री तो पाकिस्तान है, लेकिन हर कुछ किलोमीटर्स के बाद एक शहर आता है, उसका अपना नाम है, उसके बाद एक और शहर आ रहा है, उसका अपना नाम है, वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग है, वहाँ का खुराक अलग है। यानी एक ही मुल्क के अंदर हर कुछ किलोमीटर्स के बाद ज़ुबान बदल रही है, खुराक बदल रही है, मिजाज बदल रहे हैं, हवा बदल रही है, माहौल बदल रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आसमान पे सितारे बैठे हैं वो कुछ कदम चलें और उनका मिजाज और माहौल ना बदले? क्यों एरीज असेंडेंट वाले सब एक जैसे नहीं होते? क्यों ट्विन्स एक जैसे नहीं होते? क्यों टॉरस असेंडेंट वाले सब एक जैसे नहीं होते? क्या अब आप पैदा तो हो गए हैं जी, मैं भी टॉरस हूँ, आप भी टॉरस हैं, इस वजह से हम लोगों ने कॉफ़ी पीनी है, लेकिन दोनों के मिजाज ही नहीं मिल रहे हैं, दोनों के हालात वाक़यात ही मैच नहीं हो रहे। तो क्या ऐसा डिफरेंस है? वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि ज़मीन को सेंटर रखते हुए उसके गिर्द ये जो 360 का सर्कल है, इसको असाइन किया गया है चाँद की, यानी मून की 27 मनाजिलों के साथ, 27 ट्रांजिट्स के साथ, 27 पॉइंट्स के साथ, और उन एक एक पॉइंट को कहा जाता है नक्षत्रा। हम अपनी ज़ुबान में इसको कहते हैं मनाजिल या मेंशन कहते हैं, या इसको आप ट्रांजिट कह सकते हैं कि यहाँ पे पड़ाव कर रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे ये असरात दे रहा है, यहाँ से ये इतने अरसे से गुज़र रहा है। जिस तरह नेविगेशन के अंदर आप लोग देखते हैं ना कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें तो वो आपको डिस्टेंस बता रहा होता है कि इतने किलोमीटर रह गया, अब इतने किलोमीटर रह गया, अभी इतना फासला रह गया, अब इतना फासला रह गया। इसी तरह आपके जायचे के अंदर भी जो ये 360 का सर्कल है वो आपके कैलकुलेट करके बताता है कि कितने फासले के ऊपर जाके क्या क्या होगा, कहाँ पर लेफ़्ट होना है, कहाँ पर राइट होना है, कहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी, कहाँ पर स्पीड कम होगी, स्लो होगी, कहाँ पर क्या बर्ताव रखना है। हर घर को, हर हाउस को, यानी इस 360 के सर्कल को हम मून के उन 27 पॉइंट्स के साथ जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं 13.2, कि हमने 360 को जब डिवाइड किया 27 के साथ तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए 13.2, और फिर 13.2 को हम डिवाइड करते हैं 4 के साथ, 4, यानी हर घर को मज़ीद 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। जब हर घर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास फिगर आती है 3.3 की, और ये जो 3.3 की फिगर है इसको कहा जाता है चरण या एक कदम, या इसको कहा जाता है पदा। यानी एक घर के अंदर हर 3.3 डिग्री के बाद जो भी प्लैनेट होगा उसके असरात बदल जाते हैं। कि लेट सपोज अगर कोई शख्स पैदा हुआ है, आज तक आप लोग मेरे से पूछते हैं कि ये लगन की डिग्री का क्या मतलब है। अगर आज से पिछले लेक्चर से पहले मैं आपको लगन की डिग्री समझाता तो मैं भी शायद आपको समझ ही ना आती कि इस 360 की डिग्री के ऊपर भी वो जो लगन जहाँ पैदा हो रहे हैं, जिस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर, उसने कहीं ना कहीं आके आपको लॉक करना है, और जिस जगह पे वो लॉक होता है उस डिग्री को हम काउंट करते हैं नक्षत्रा को देखने के लिए। कि किसी भी जायचे के अंदर जो एक घर होगा उसको मज़ीद 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, और उस
एक हिस्से को या उस एक पोर्शन को हम कहते हैं पदा, उसका नाम होता है पदा। आप इसको चरण कहें या एक कदम कहें। यानी कोई भी प्लैनेट 3.3 डिग्री पे होगा कि लेट सपोज़ अगर 0 डिग्री से मार्स शुरू होता है और वो 3 दर्जे और 3 सानिये तक सफ़र करता है अपना, तो उसका मिजाज कुछ और होगा। जब वो इससे आगे जाएगा उसका मिजाज कुछ और होगा, उससे आगे जाएगा 3.3 क्रॉस करेगा उसका मिजाज कुछ और होगा, उससे आगे क्रॉस करेगा उसका मिजाज कुछ और होगा। आखिर ये मिजाज क्या होंगे, किस तरह से होंगे, ये हमने आज समझना। अभी तक इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना कि 360 का जो सर्कल है ज़मीन को सेंटर करते हुए हमने चाँद की जो 27 मनाज़िलें हैं उसके साथ डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद एक हाउस के मज़ीद 4 हिस्सों में जब आप डिवाइड करते हैं तो फिगर आती है 3.3 की। अब ये जो 3.3 फिगर है, हर जगह जब ये शुरू हो जाती है तो उस 3.3 जगह का भी एक नाम होता है और टोटल ये 27 पॉइंट्स हैं। अब उनके लॉर्ड्स भी होते हैं। अब मार्स के अंदर एक 3.3 की फिगर आ गई है, बंदा एरीज असेंडेंट वाला है, लॉर्ड उसका मार्स है, रुचक नाम का पंच महापुरुष योग लगा हुआ है, मिजाज उसका फैशन डिज़ाइनिंग वाला है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्यों वो चला गया फैशन डिज़ाइनिंग में? अभी तक तो हमें यही लगता था कि इसका जो मिजाज है वो तो या ये फ़ौजी बनेगा या मारने वाला बनेगा या गुस्से वाला बनेगा, लेकिन वो तो इमाम मस्जिद है जी, नमाज़ें पढ़ा रहा है, सबको तरावियाँ पढ़ा रहा है, वो तो मोहब्बत के दर्स दे रहा है, फूल बांट रहा है, आशिक मिजाज हो गया, तालीम से वाबस्ता है, प्रोफेसर बन गया है, एजुकेशन करा रहा है। क्यों फ़र्क आ गया? ये फ़र्क इसीलिए आता है कि हम हर प्लैनेट की जो डिग्री है, मैं हमेशा आपको आज तक ये कहता आया हूँ कि डिग्री पे फोकस करें, डिग्री पे फोकस करें। अभी तक तो आपको यही पता था ना कि इतने से इतनी डिग्री पे चाइल्ड एज है, ये है, लेकिन वो जो चाइल्ड एज है, जो डेड एज की डिग्री है, अब वो भी अपने अंदर कोई ना कोई खसूसियत रखती है। ये चीज़ पहले अगर बता देता तो शायद समझ ना आती आपको, लेकिन वो जो हमारे कॉन्सेप्ट है ना, 0 पे है, डेड होगा, डेड भले पड़ा हुआ है लेकिन उसका वजूद होने से तो कोई इनकार नहीं है, उसके एहसास से तो कोई इनकार नहीं है कि एक शख्स अगर आया है, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि जी मेरा बच्चा तालीम में अच्छा नहीं है, ये हमारा नाफरमान है, हमारी बात नहीं सुनता, लेकिन खाना टाइम पे खाता है, टीवी टाइम पे देखता है। भाई अपने मतलब की चीज़ें तो सब कर रहा है वो, कि एक तरफ अगर वो आपकी नहीं फर्माबरदारी कर रहा, दूसरी तरफ तो वो ठीक चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो जब पैदा हुआ उसका लगन, उसका जो असेंडेंट है वो किसी ऐसी डिग्री पे मौजूद था जिसका ताल्लुक़ चाँद की किसी न किसी मनाजिल के साथ था जिसको हम नक्षत्र कहते हैं। और वो नक्षत्र अपने अंदर भी फीलिंग्स रखती है, उसके भी लॉर्ड प्लैनेट्स होते हैं कि हर एक नक्षत्र का एक लॉर्ड प्लैनेट है। जैसे हर ज़ोडिक साइन का लॉर्ड प्लैनेट है, इसी तरह उस नक्षत्र का भी लॉर्ड प्लैनेट है। अब वो क्या हैं? सबसे पहले तो मैं ये जो चाँद की मनाजिल कमरी पढ़ाने जा रहा हूँ, आज सवाल भी आया था कि हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं एस्ट्रोलॉजी की। सूरह यूनुस की आयत नंबर 5। अच्छा, इस आयत को ना मैंने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो तर्जमे होते हैं उन सब में मैंने इसको देखा कि हो सकता है कि किसी के अंदर कुछ डिफरेंट मुझे कुछ चीज़ मिल जाए। कुरान पाक में सूरह यूनुस की आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि और वही है जिसने सूरज को रोशन किया, चाँद को मुनव्वर किया और चाँद की मंजिलें मुकर्रर की, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चाँद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो। अल्लाह ने ये चीज़ें बेफ़ायदा नहीं पैदा की, वो ये दलाइल उनको साफ साफ बतला रहा है जो दानिश रखते हैं।
अब यहाँ पे कुछ लोगों ने अक्लमंद कह दिया कि उनके लिए निशानियाँ हैं, किसी ने दानिश कह दिया, लेकिन मतलब सबका सेम था। तो कुरान पाक में भी इस मौजू का ज़िक्र है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ये जो 27 की 27 मनाज़िल कमरी हैं, हमारे इदारे की एक किताब है एक जहान हैरत। ये आपको इदारे से मिल जाएगी, लेक्चर के बाद आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अंदर बड़ा डिटेल में मेंशन है कि 27 के 27 ये जो मनाज़िलें हैं कमर की, जिसको हम नक्षत्रास कहते हैं, आखिर ये नक्षत्रास क्या हैं, इनके क्या मतलब हैं, कि अगर लगन ये होगा तो उसका क्या मतलब है, लगन ये होगा तो उसका क्या मतलब है, लगन ये होगा तो इसका क्या मतलब है। मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अब ये 27 की 27 जो मनाज़िलें हैं 27, ये अपने अंदर कोई ना कोई गुण रखती हैं। कोई फ़र्द आपके पास आए ना, तो आप उससे पूछते हैं कि आपका हुनर क्या है, फ़न क्या है, ठीक है। इसको एस्ट्रोलॉजी के अंदर कहते हैं गाना, कि इसके गुण क्या हैं। जिस तरह से हम दुनिया के तमाम अफराद को 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि फ़लाँ शख्स एरीज़ है, फ़लाँ टॉरस है, फ़लाँ जमनाय है, इसी तरह ये 27 की 27 मनाज़िल जो हैं ये मज़ीद फ़र्दर लोगों को डिवाइड करती हैं 3 हिस्सों में, कि दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक को कहते हैं देवा, कि जी बहुत अच्छे होते हैं। एक को कहते हैं मनुष्य, ये वो लोग होते हैं जो दुनिया में आते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं, चले जाते हैं। और एक होते हैं राक्षस। नाम सुन के लगता है कि ये राक्षस है, ये तो सबको बर्बाद कर देगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कई दफ़ा देवा भी बुरे हो जाते हैं, कई दफ़ा यही गले की हड्डी बन जाते हैं। सबसे पहले 27 मनाज़िल क्या होती हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहली कि जब भी ज़ायचे में, चाहे एरीज़ आपका पहला घर हो, चाहे आपका असेंडेंट टॉरस है, एरीज़ आपका दूसरा घर है, कि जहाँ पे एरीज़ होगा वहीं से ही चाँद की पहली मंजिल शुरू होती है, वहीं से नक्षत्र स्टार्ट होती है। कि एरीज़ जिस जगह पे होगा उसकी 0 डिग्री से हमेशा पहली मंजिल शुरू हो जाती है, फर्स्ट नक्षत्रा। और सबसे पहली नक्षत्रा क्या होती है, उसको कहते हैं अश्विनी। ये 0 डिग्री से शुरू होती है, ये 0 डिग्री से अपना सफ़र स्टार्ट करती है, अश्विनी। अश्विनी के बाद दूसरी जो नक्षत्र है वो है भरनी। इसको आप भरनी कह लें, भरनी कह लें, जो मर्ज़ी बोल दें। तीसरी जो है वो है कर्तिका, ये तीसरी नक्षत्र है। फिर उसके बाद चौथी है रोहिणी, पांचवी है मरगसरा, इसको कुछ लोग मरगरा भी कहते हैं, मरगशरा भी कहते हैं। जिस तरह एक इंग्लिश है ना, बरतानिया में रहने वाला इंग्लिश किसी और एक्सेंट में बोलेगा, अमेरिका में रहने वाला किसी और एक्सेंट में बोलेगा, पाकिस्तानी इंडियंस का एक्सेंट कुछ और होगा, तो इसी तरह हर शख्स इसको अपने एक्सेंट के मुताबिक बोलता है। अभी मैं ये भी बताऊंगा, बड़े मज़े की बात है कि ये इतने मुश्किल नाम हैं क्यों, ये किसने रखे थे। 6ठे नंबर पे है अर्दरा, फिर उसके बाद 7वें नंबर पे है पुनर्वासु, 8वें नंबर पे है पुष्या, 9वें नंबर पे है अश्लीषा, 10वें नंबर पे है माघा, 11वें पे है पूर्वा फाल्गुनी, 12वें पे है उत्तरा फाल्गुनी, 13 नंबर हस्ता, 14 पे है चित्रा, 15 पे सवाती, 16 पे विशाखा, 17 पे अनुराधा, 18 पे ज्येष्ठा, 19 पे है मूला, 20 पे है पूर्वा अष्टा, 21 पे है उत्तरा अष्टा, 22 पे है शरावन, 23 पे है धनिष्ठा, 24 पे है स्तभिशक, और फिर उसके बाद 25 पे है पूर्वा भद्रापद, 26 पे है उत्तरा भद्रापद, और 27 पे आखिरी नक्षत्र है लास्ट, वो है रेवाती। कुछ बुक्स के अंदर ये मिलता है कि ये जो 12 की 12 ये बाद में ऐड हुई, ये पहले नहीं थी। ये जैसे मांगलिक है ना, मंगल दोष, ये कदीम एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ, ये योग बाद में ऐड हुए।
इसी तरह जब ये पता चला कि एक इंसान फिट नहीं हो रहा इन जायचा के 12 घरों पे, तो 12 घरों को मज़ीद फिर आगे डिवाइड किया गया इन 3.3 पॉइंट्स के ऊपर कि अच्छा यहाँ पे जब प्लैनेट्स होंगे तो और ख़ुसूसियत होती, यहाँ पे होंगे और होंगे, यहाँ पे तो और है। तो जब ये रिफ़ाइन हुआ, उस वक़्त के जो महाराजा साहब थे उनकी 27 बेगमात थी, 27 बीवियाँ थीं। उनके नामों के ऊपर उन्होंने ये तमाम की तमाम जो नक्षत्रास हैं उनको डिफ़ाइन किया। ये जितने भी नाम इस वक्त आप देख रहे हैं, ये एक राजा साहब थे, ये हमारे पिंडी के राजा नहीं थे, ये हिंदुस्तान के राजा थे। उनके बेगमात थी 27। तो इसी तरह बल्कि मैं इंडिया गया तो वहाँ पे आप जाए ना जयपुर में, तो वहाँ पे एक नूर महल बना हुआ है। उस नूर महल में को मेरे ख्याल कम से कम को 99 या 100 से ज़्यादा खिड़कियाँ हैं, और आप उसको देखें ऐसा लगता है कि वो पता नहीं हवा में तैर रहा है। वो उसको कहते हैं नूर महल। तो राजा साहब जब भी तशरीफ़ लाते थे तो सारी की सारी बेगमात एक एक खिड़की में वहाँ पे उसको वहाँ खड़ी होती थी उनके इस्तकबाल के लिए। तो जितने भी राजा थे उनकी चाहे 100 बीवियाँ हों चाहे 27 हों, वो उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। तो उन्होंने कहा कि जी इनका नाम ज़िंदा रखने के लिए जब एस्ट्रोलॉजी के अंदर मज़ीद चीज़ें रिफ़ाइन हो रही थी तो नक्षत्रास का नाम उन्होंने उनके नाम पे बेसिकली रख दिया। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुई, और ये जितनी की जितनी हैं, इन 27 की 27 नक्षत्रा को मज़ीद आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 देव, नंबर 2 मनुष्य, नंबर 3 राक्षस के 3। ये जो 9 हैं ये मेरी बेगमात देव हैं, ये जो मेरी बेगमात हैं ये मनुष्य हैं, और ये राक्षस है। तो 3 कैटेगरीज़ के अंदर इन चीज़ों को डिवाइड किया जाता है कि 9 जो हैं देव के पास आती हैं, 9 मनुष्य के पास आती हैं, और 9 जो हैं वो राक्षस के पास आती हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा तीनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर देखना ये है कि जो देव के अंदर फॉल करती हैं नक्षत्रास, वो बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट क्या है और उनका असर क्या होता है। देव का मतलब होता है अच्छा, सादा, भोला, सादगी। कि अश्विनी को अगर हम देखें, मरगशरा को देखें, पूर्णवासु को देखें, पुष्या को, हस्ता, सवाती, अनुराधा, श्रावण, रेवाती, ये जो लोग होते हैं 9 लोग जो इन नक्षत्रस में पैदा होते हैं, ये देव होते हैं। बड़े मासूम लोग, बड़े भोले लोग, बड़े सादे लोग, कि सुनने में तो लगता है कि ये ऐसे लोग हैं जो शायद कभी कोई बुराई नहीं करेंगे, कभी कोई जुर्म नहीं करेंगे, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि इन बेचारों के साथ ही बुरा हो जाता है। ये सारी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत करते रहते हैं, दूसरों का ख्याल करते रहते हैं, दूसरों का एहसास करते हैं कि अगर आप लेट सपोज़ किसी के साथ अपना कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि उसके लगन का लॉर्ड जो है वो देव है, मनुष्य है कि राक्षस है। जो देव होगा वो आपके लिए बड़ा खिदमत गुजार होगा कि वो अपने ऊपर जुल्म जबर सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इनके अंदर बदले की भावना, या नाम ही ऐसे आ रहे हैं कि बदले की जो भावना है वो इनके अंदर कभी उजागर नहीं होगी। अब हम बात करते हैं मनुष्य की। मनुष्य लोग जो होते हैं इनका ज़िंदगी में आने का मकसद ये होता है, ये ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया को, दुनियादारी को जीते हैं, भरपूर तरीके से जीते हैं, एडवेंचरस होते हैं, बनाओ, सिंगार, घूमना फिरना, एडवेंचर, होटलिंग, आउटिंग, मौज करना, मस्ती करना, फ़न करना, दोस्त बनाना, सोशल सर्कल वसी करना। तो मनुष्य लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि ये अफराद दुनिया में आते हैं, खाते पीते मौज करते और दुनिया से चले जाते हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं राक्षस की। अब सुनने में तो ये लगता है कि जैसे ये लोग दुनिया के सबसे पापी लोग होंगे, जुल्म करने वाले, जबर करने वाले, ज़्यादती करने वाले, एक दूसरे को मारने वाले।
राक्षस लोगों का जो मिजाज है ना, वो बड़ा सख्त मिजाज होता है। ये लोग अपने असूलों से कभी नहीं हटते, अपनी बातों से कभी नहीं हटते। कि अगर किसी के घर में एक बच्चा ज़िद कर रहा है कि माँ मुझे आइसक्रीम खानी है, और माँ उसको आगे से कह देती है कि मेरा बेटा खा ले, तो वो बेशक वो खाने के बाद गला उसका ख़राब हो, उसको नमूनिया हो जाए और दुनिया से पार हो जाए, तो इसका मतलब है ये देव होगा। लेकिन जो राक्षस होगी ना माँ, वो अपने बच्चे को खींच के रखेगी नहीं। राक्षस जो लोग होते हैं, इनका दुनिया में आने का मकसद ये होता है कि हमारे जाने के बाद हमारा नाम भी बरकरार रहे, हमारा काम भी बरकरार रहे, और हम अपने असूलों से हट के कभी कोई चीज़ ना करें। इनके असूल कई दफ़ा दुनिया वालों के लिए ऐसे हो जाते हैं कि ये इनसे कतराते हैं, दूर रहते हैं। इनको कहते हैं ये राक्षस है। कि अगर आप अपने वालिद साहब से पैसे मांग रहे हैं और वालिद साहब को पता है कि बजट इजाज़त नहीं दे रहा, तो आप तो कहेंगे कि ये तो बड़े ज़ालिम है, इनको अपनी औलाद की फ़िक्र नहीं है। उन्होंने औलाद को नहीं, सबको चलाना है। तो आप ये नहीं कह सकते। देखें, तस्वीर के एक रुख नहीं, दो रुख देखने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि वालिद साहब राक्षस हैं। कि अगर किसी मुल्क में आप चले जाएं और वहाँ का निज़ाम ऐसा हो कि आप मजबूर हैं उसको फॉलो करने के लिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे मुल्क में तो कोई निज़ाम नहीं, यहाँ पे देखो ना निज़ाम, ये लोग ठीक नहीं हैं। ठीक आप नहीं हैं। ये लोग कुदरत के ख़िलाफ़ अगेंस्ट नहीं चलते। रात अगर सोने के लिए तो रात सोने के लिए, दिन अगर काम करने के लिए तो दिन काम करने के लिए। और यही इनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह हो जाती है। और लोग इनसे कतराते हैं कि इनके पास हमारे लिए वक्त कम है और अपनी चीज़ों के लिए टाइम इनके पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये टाइम के बड़े पाबंद होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। तो राक्षस होने का मतलब ये नहीं है कि ये शख्स बुरा होगा। इवन अगर ख़वातीन में से कोई राक्षस है, तो ऐसी ख़वातीन वो काम कर रही होती हैं जो मर्द करते हैं। जैसे ख़वातीन मीडिया पे काम करती हैं, ख़वातीन फ़ौज में काम करती हैं, ख़वातीन डॉक्टर का काम करती हैं, ख़वातीन गाड़ियाँ चला रही हैं, जहाज़ चला रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये राक्षस वाली कैफियत पाई जाती है कि उनके अंदर वो बोल्डनेस आ जाती है कि हमने किसी से डरना या घबराना नहीं है, हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा करना है ताकि बाद की नस्लें भी उससे फ़ायदा उठाती रहें। तो देव कई दफ़ा अच्छे होने के बावजूद भी नुकसानदेह साबित हो जाते हैं। मुनिश का तो किसी से लेना देना नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे जमनाए वाले नहीं होते, ड्यूल पर्सनालिटी, जिसके साथ बैठेंगे उसी के रंग में रंग जाएंगे। खाओ पियो मौज करो, बाकी बाद में देखते हैं। लेकिन राक्षस जो लोग हैं, इनके साथ चलना ये बड़े एक सब्र व तहम्मुल का काम होता है। तो 9 आती हैं देव में, 9 आती हैं मनुष्य में, 9 आती हैं राक्षस में। और इनकी जो खुसूसियत, यानी इनके जो है देव, मनुष्य, राक्षस, इसको कहते हैं गना, यानी इनमें ये जो गुण पाए जाते हैं। अब इन 27 नक्षत्रस के लॉर्ड प्लैनेट्स भी होते हैं, यानी जो भी नक्षत्र होगी उसका कोई ना कोई एक सियारा उसके साथ ज़रूर मंसूब होता है। कि हाउ टू चेक दशा अकॉर्डिंग टू नक्षत्रास। कि सबसे पहले तो आप लोगों का ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लॉर्ड्स ऑफ नक्षत्रास, अश्विनी के नीचे सारा ये देव वाली लिस्ट है, सेंटर में मनुष्य वाली लिस्ट है, आखिर में राक्षस वाली लिस्ट चल रही है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अश्विनी, माघा और मूला। ये 3 नक्षत्र ऐसी हैं जिसका ताल्लुक जो है केतु से होता है। कि केतु इन तीनों का रूलिंग प्लैनेट है। कि केतु जो है अश्विनी, माघ और मूला जो है इसको कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा अश्ता, इनका जो प्लैनेट है वो है वीनस।
फिर उसके बाद कर्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा इनका प्लानट है सन। रोहिणी, हस्ता, श्रावण इनका प्लानट है मून। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा इनका प्लानट है मार्स। फिर उसके बाद अर्द्रा, स्वाति, शताभिषक इनका है राहु। फिर उसके बाद पुनर्वासु, विशाखा, पूर्वाभद्रा इनका है जुपिटर। पुष्या, अनुराधा, उत्तराभाद्रा इनका है जुहल, सटरन। अश्लीषा, ज्येष्ठा, रेवती इनका है मरकरी। कि लेट सपोज एक शख्स पैदा हुआ है, उसका जायचा हम देखते हैं। अब मैं आता हूँ जायचे पे। पहले तो मैंने आपको जायचा जो है वो नहीं बताया। जायचे से आप लोग को बताता हूँ कि आप इसको कैसे देख सकते हैं कि जो भी साहिब जायचा है वो किस मिजाज का मालिक है। क्या वो देव है, क्या वो मनुष्य है, क्या वो राक्षस है। लेट सपोज कोई भी जायचा आप बनाते हैं, हम अपनी ही लिस्ट में से कोई भी जायचा सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने जब ये जायचा बनाया तो जायचे में आप माउस को ले जाएं एसी के ऊपर, असेंडेंट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि नीचे एक रीडिंग आती है जिसमें लिखा हुआ है द असेंडेंट लग्ना इज़ इन लिब्रा in the first at 10 degrees and 56 under the nakshatra Savati, under the nakshatra Savati। तो ये जो सवाती है ना, ये बेसिकली इस साहिब जायचा का वो मिजाज है। अब ये देवा में है, अब ये मनुष्य में है, अब ये राक्षस में है, ये किस में है। हम इसको देखते हैं जाके, सवाती को हम फाइंड आउट करते हैं कि सवाती जो है वो किस में आती है। सवाती को अगर हम देखें, ये आ रही है देव में। कि सवाती जो है आपने फॉलो करना है इसको, देव, मनुष्य और राक्षस को देखने के लिए इस वाले चार्ट को फॉलो करना है। वो जो बाकी जो चार्ट बना हुआ है वो सिर्फ लॉर्ड प्लैनेट को देखना आपने। सवाती जो है वो आ रही देव में। कि अब ये जो भी साहब थे जिसका हमने जायचा देखा, उनका मिजाज है देव वाला। तो ये सादे होंगे, मासूम होंगे, भोले होंगे, इनको कोई भी किसी भी तरह यूज़ कर सकता है। इनको थोड़ा सा समझाना है, इसको थोड़ा सा बेहतर करना है। बाकी जो आपकी थ्योरीज चल रही हैं पीछे, वो अपनी जगह स्टैंड करती हैं। लेकिन लेट सपोज आपके पास आज सवाल था कि सामने जो बंदा आया है, हम उसको क्या देखें कि वो हमसे क्या करेगा। आप फौरी तौर के ऊपर प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना का आप जायचा बनाएं और देखें उस वक़्त किसकी नक्षत्र कहाँ पे चल रही है। कि अगर आप असेंडेंट पे जाते हैं, अभी का हमने जायचा बनाया, असेंडेंट पे चले जाए तो अभी नक्षत्र चल रही है विशाखा। कि एक बंदा आया मेरे पास, चल के आया है और वो विशाखा का मालिक है। और विशाखा को अगर हम तलाश करें तो हमें कहाँ पे मिलता है, राक्षस। कि इस वक्त जो टाइम चल रहा है वो राक्षस का चल रहा है। तो आप इस तरह से भी कि जो बंदा सवाल करने आया वो सीरियस बंदा हो सकता है। जो देव में आएगा वो मुझे सुनने के लिए आया है, मुझे उसको समझाना है। और जो मनुष्य है, आप उसको जो मर्ज़ी कहते रहेंगे, वो वक्ती तौर पे तो सारे हिलाता रहेगा, जैसे चौधरी साहब हिलाते रहते हैं, बाद में अपनी मर्ज़ी करते रहेंगे। तो इस तरह से भी आप इसको एवेल्युएट कर सकते हैं फर्दर अपनी उसके अंदर जाके। अब इनको कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है, इनकी डिटेल आपको मिलेगी इस बुक के अंदर। ये इजीली अवेलेबल है, एक जहान हैरत, ये आपको मिल जाएगी। नुमान आपको गाइड कर देगा कि ये जो बुक है वो कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। नुमान से आप रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, सर सवाती को उसमें चले जाए, उसके सेकंड इसका राहु आया। राहु आया तो सवाती जो है, राहु उसको कंट्रोल कर रहा है। अब उसको कंट्रोल करना है, उसकी क्या है, वो आपको तमाम चीज़ें इस बुक में मिल जाएंगी। आपने इस बुक को स्टडी करना है। बिल्कुल देख सकते हैं, जो भी प्लैनेट होगा। लेट सपोज आप सॉफ्टवेयर पे चले जाएं, मैं जुपिटर पे क्लिक करता हूँ। जुपिटर इस वक्त मौजूद है भरनी में। देखें, जहाँ पे एरीज शुरू हो रहा है ना, उसके आगे 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 जो भी प्लैनेट आते जाएंगे। जैसे काल सर्प योग में था ना, इसी तरह ये 360 का सर्कल है कि अश्विनी के बाद जो दूसरी नक्षत्र है उसी ने आना है। अश्विनी के बाद सेकंड नक्षत्र कौन सी थी, भरनी।
तो अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये एरीज असेंडेंट में जुपिटर मौजूद है भरनी में, यानी अश्विनी इससे पीछे है, यहाँ से ही शुरू हो रही हैं। और साहिब जायचा जो भी है ये पैदा हो रहा है विशाखा, यानी विशाखा ऊपर है, ऑपोजिट है उसके। तो इस तरह से आपने इसको देखना है। सर, एक हाउस में कितनी नक्षत्र होंगी? 4? 4 होती है ये 4 ही मतलब जी, 4 होंगी, 4 होंगी, एक हाउस में 4 होंगी। एक घर में 4 कमरे यार। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट न्यू बॉर्न नेम। इसके बाद हमारा फाइनल टेस्ट है, उसका मैं आपको बताऊंगा कि कब, किस तरह, कैसे आपने उसको देना है। उसके लिए आप अपनी कमर कस लें। बड़ा आसान है कि कोई भी बच्चा अगर पैदा हो, ये एक बड़ा आम सा टॉपिक है कि उसका नाम कैसे रखा जाए। ये सबसे लास्ट में इसीलिए रखा था क्योंकि इससे पहले नक्षत्रास का समझना बड़ा ज़रूरी था। कदीम एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये होता था कि कभी भी किसी भी बच्चे का नाम निकालना हो तो उसके लिए मुझे करते थे कि जायचे में मून जहाँ भी प्लेस्ड होता था, वो जिस भी घर में प्लेस्ड होता था, जिस भी ज़ोडिक साइन में होता था उस घर के, उस ज़ोडिक साइन से मंसूब जो हरूफ थे उनसे उस बच्चे का नाम रख दिया जाता था। लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक नाम रखा जाता है नक्षत्रास के मुताबिक, क्योंकि नक्षत्रास ने डिफ़ाइन करना है बंदे को देव बनाना है, मनुष्य बनाना है या राक्षस बनाना है। कि दुनिया में अब आप लोगों को 3 किस्म के लोग मिलेंगे, 12 से भी 3 पे अब आप लोग आ गए, या वो देव होंगे या मनुष्य होंगे या राक्षस होंगे। 3 किस्म के लोग होते हैं दुनिया में। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, उसका टाइम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी सिटी ऑफ बर्थ से आप जब जायचा बनाते हैं, जायचा बनाने के बाद सबसे पहले आपने ये देखना है कि उस जायचे में मून कहाँ पर प्लेस्ड है। मून जिस भी घर में प्लेस्ड होता है और उस घर में किस नक्षत्रा पे मौजूद है, जिस नक्षत्रा पे मून मौजूद होता है उसी नक्षत्रा से नाम रखा जाता है। और हर नक्षत्र का कोई ना कोई अल्फ़ाबेट होता है, अलिफ बे पे, कोई ना कोई उसका अल्फ़ाबेट होता है। सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि इसको हमने देखना कैसे है। लेट्स सपोज़ हम न्यू में जाते हैं और हम न्यू बॉर्न का जायचा बना लेते हैं। अभी हमने इसका नाम नहीं रखा, अभी एक बच्चा अभी और इस वक्त पैदा हो गया है 3:47:10 पे रावलपिंडी में, पाकिस्तान में। हमने उसका जायचा बना लिया और जायचा बनाने के बाद हमने उस जायचे को सेव कर लिया। अब जब ये जायचा बनकर हमारे सामने आया तो इसमें हमने सबसे पहले ये वैल्यूएट करना है कि मून कहाँ पे है। हम अंधे हो जाएंगे, हमने और कहीं नहीं देखना। हमने सबसे पहले मून को देखना है, मून की प्लेसमेंट कहाँ पे है। अगर मून 6, 8, 12 में नहीं है, अगर मून हबूद का नहीं है, तो फौरी तौर के ऊपर आपने मून पे माउस लेके जाना है। और मून पे जब आप माउस लेके जाएंगे तो नीचे इसकी नक्षत्र आ जाएगी पूर्वा फाल्गुनी। कौन सी नक्षत्र आ गई है? पूर्वा फाल्गुनी। तो पूर्वा फाल्गुनी को हम फाइंड आउट करेंगे। आप लोगों के पास ये एक चार्ट मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, अदरवाइज़ ये चार्ट आपको ज़ंजानी जंतरी के पेज नंबर 179 पे मिल जाएगा। ये हर साल हर दफ़ा प्रिंट होता है, हर दफ़ा छपता है। आपने अगर कभी भी देखना हो, लेना हो, तो आप ज़ंजानी जंतरी के पेज नंबर 179 पे होता है या 178 पे होता है या 178 पे होता है, आखिरी पेज के ऊपर ये पेज होता है। इस पेज के अंदर हमने अब देखना है कि पूर्वा फाल्गुनी जो है उसके साथ कौन सा हर्फ मंसूब है। हम सबसे पहले अश्विनी से शुरू करते हैं। अश्विनी से शुरू करते करते हमने देखा कि पूर्वा फाल्गुनी जो है ये नंबर 11 पर मौजूद है। इसका रूलिंग प्लैनेट क्या है? वीनस। इसके साथ कौन सा हर्फ मंसूब है? काफ, डंडे वाला। अब ये लड़का है या लड़की है, इसका जो भी आपने नाम रखना है उसका जो इनिशियल अल्फ़ाबेट होगा, पहला हर्फ होगा, वो होगा काफ से। लड़का है कामरान रखते हैं,
काशिफ रख दें, डंडे वाला काफ, नुक्ते वाला काफ नहीं। लड़की है कायनात रख दें, कोयल रख दें। जो भी आपको अपने अपने माशरे मज़हब के मुताबिक बेहतर लगते हैं तो आप इस तरह से इसका नाम रख सकते हैं। लेट सपोज़ कि कोई बच्चा जो है उसके जायचे में मून हबूत का है, नहज घर में है। अब आपका उस नक्षत्र से नाम रखेंगे, इसका मतलब यह बीमारी से नाम रख रहे हैं, ख़राबी से नाम रख रहे हैं, तो वो फिर उस ख़राबी को कायम रख के आगे चलेगा, वो उसको कायम रखते हुए आगे चलता रहेगा। तो आपने फाइंड आउट करना है कि इस पूरे के पूरे जायचे में दूसरे नंबर पे ऑप्शन होती है लगन की। लगन क्या है? लगन है विशाखा। कि हमने मून के लिए सिर्फ एक ऑप्शन देखी थी कि मून ख़राब ना हो, लेकिन लगन के लिए हमने ये देखना है कि इसका जो नक्षत्र है लगन का वो है विशाखा, कि जब पैदा हुआ इस नक्षत्र के अंडर पैदा हुआ है। आप इसका नाम जमशेद रखें, जुनैद रखें, सुरैया रखें, पैदा वो इस नक्षत्र के अंडर हुआ है, मिजाज उसका वही है। तो अगर हमें मून नहीं मिल रहा, मून को क्यों लेते हैं? मून फीलिंग है, जज्बात है, इमोशन है, मून एहसास है, तो इसीलिए मून की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। अब हमें मून अगर नहीं मिल रहा तो फिर हम दूसरे नंबर पे हम लगन पे जाते हैं। सेकंड पॉइंट, लगन हम देखते हैं, लगन है विशाखा। अब विशाखा जो है इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि विशाखा किधर है। ये आप यहाँ से इसको ढूंढना शुरू करें। ये है उर्दू में, यहाँ पे ये लिखा हुआ है बिखास्त, इसको बिखास कहते हैं। उधर अगर देखें तो कुछ और लिखा आता है। तो इसका जो हर्फ आ रहा है वो आ रहा है जाल, जाल कहेंगे ना इसको, ये जो जाल सा है, जाल सा। अब इससे ढूंढे कौन सा नाम बन सकता है? ज़किया बन सकता है, जुल्फ़िकार बन सकता है, ज़किया है, जुल्फ़िकार है, नहीं ज़ैनब दूसरा, वो दूसरा, ये वाला नहीं है, वो दूसरे वाला है, वो ज़ैनब वाला ये पीछे पड़ा हुआ है, वो ये है। ठीक है, तो आप इसमें से तलाश कर सकते हैं। अच्छा, अब लगन को हमने देख लिया, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि लगन का जो लॉर्ड है वो ना ख़राब हो, लगन का लॉर्ड ना ख़राब हो। उसकी वजह ये कि लेट सपोज़ एक बंदा अगर विशाखा में पैदा भी हो रहा है और उसके लगन का लॉर्ड कहीं 12वें घर में है, कहीं 6ठे में, 8वें में है, ख़राब जगह पे है, हबूत का है, तो फिर आपकी पहली ऑप्शन मून वाली बरकरार रहनी चाहिए। फिर तीसरी ऑप्शन ये कि आप फाइंड आउट करें कि जायचे में कौन सा प्लैनेट सबसे अच्छा है। कि एक बंदा है वो कहता है कि जी मुझे नई काफ से नाम मिल रहे, मुझे नई लगन से वो जाल से नाम मिल रहे, मैं और क्या करूं? फिर तीसरी ऑप्शन ये कि आप फाइंड आउट करें कि और जायचे में, ये थर्ड ऑप्शन है, पहले वाली दो ऑप्शन अपनी जगह स्टैंड करें। सबसे पहले तो मून होता है नंबर 1, वो पहला की पॉइंट है। थर्ड ऑप्शन ये कि फिर आप फाइंड आउट करें कि जायचे में सबसे बेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा प्लैनेट है। वो मरकरी है, वो मार्स है, वो जुपिटर है, वो क्या है। और जो भी प्लैनेट, जैसे लेट सपोज इसका 9th हाउस, चूँकि इंसान का नसीब है, मरकरी बैठा हुआ है मरगशरा पे, तो मरगशरा को आप फाइंड आउट करें कि ये है 5वें नंबर पे और इसका जो अदद बनता है वो है गोल वाला है, हाथी वाला। तो इससे आपको कोई भी नाम मिलता हो, हारून, हाशिम, कोई भी नाम आपको मिलता हो तो वो आप इस तरह से नाम निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। और अपने अपने नाम भी आप चेक करें, क्या आप लोगों के नाम ठीक हैं, क्योंकि नामों के बड़े असरात होते हैं। आप अपना अपना नाम चेक करें कि आपका नाम भारी तो नहीं है, आपका मिजाज राक्षस वाला है और आप देव बनी फिर रहे हैं, पारो आपको मिलनी कोई नहीं है। तो देखें कि आप लोगों के नाम जो हैं वो किस तरह हैं, कहीं भारी तो नहीं आपके लिए। नाम क्यों भारी होता है? नाम इसलिए भारी हो जाता है कि आपने अपने मिजाज के बरक्स उसको रख लिया। अब बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो नाम बड़े भारी हो जाते हैं। अभी एक बच्चा आया था, वो ज़िद करता था, बीमार रहता था, चोटें लगती थी, नाम उसका अली था, लेकिन उसके जायचे के मुताबिक वो नाम उसके लिए भारी। इससे
मज़ीद अच्छा और नाम क्या होगा अली, इसकी बड़ी अपनी बरकतें हैं, मेरा अपना नाम अली है, लेकिन मजबूरन उसका नाम चेंज करवाया तो उसकी कुछ बीमारियां कम होना शुरू हुई। उसके मिजाज के मुताबिक, जैसे अकीक का सवाल आया था कि कलमा गो हैं लेकिन हर किसी को सूट नहीं करते हैं, को अली नाम रखना है, फिर अली जैसा बनना पड़ेगा, अली जैसे मिजाज रखने पड़ेंगे, अली जैसी आदत आनी चाहिए। तो नाम की बरकतें भी हैं, नाम के जलाल भी हैं, क्योंकि नाम जलाली भी होते हैं, नाम जो हैं नूरानी भी होते हैं। तो आप जब भी को नाम रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अपने बच्चों के खूबसूरत प्यारे नाम रखें और ऐसे नाम रखें जिसमें आपकी अपनी तारीफ़ ना हो, ख़ुद की तारीफ़ ना हो, कि आप अच्छे नाम अपने बच्चों के रखें कि अगर कोई आपको पुकारे, तारीफ़ सिर्फ़ अल्लाह की है, वो पुकारेगा इसका मतलब ये पहले आपकी तारीफ़ कर रहा है। अल्लाह के जितने भी नबी पैगंबर गुज़रे हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब जब भी दुआ की जाती है तो पहले अल्लाह की तारीफ़ से ही शुरू होता है सब कुछ, उसके बाद आपका मुद्दा आता है। सूरह फातिहा क्यों है कुरान में सबसे पहले, बिस्मिल्लाह क्यों हम सबसे पहले पढ़ते हैं? तो कोई भी ऐसा नाम आप किसी का भी तजवीज़ करें तो कोशिश करें कि उसमें उस बंदे की नाम अच्छा हो, मतलब अच्छा हो, शेर जवान हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपनी जो तारीफ़ है उससे आप अवॉइड करें, वो फिर ऑटोमेटिकली बंदे के अंदर थोड़ा सा ईगो पैदा कर देती है। तो ये हमारी अब तक की एस्ट्रोलॉजी की क्लास थी। फ़ाइनल टेस्ट है, फ़ाइनल टेस्ट के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक इज़हार तशक्कुर आया था जनाब डॉक्टर शाहिद इकराम साहब की जानिब से। इन्होंने पूछा था कि पूरी क्लास की जानिब से आप लोगों ने दिल से मशकूर हैं, बड़े अच्छे अंदाज में एस्ट्रोलॉजी के बुनियादी असूलों से आगाह किया। दूसरी खुशी की बात यह है कि आपने फ़राग़ दिली से हमारी हौसला अफजाई की और दावत आम दी। आपसे ये पूछना था कि अगर हम में से कोई एडवांस कोर्स या इंटर्नशिप करना चाहता है तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप तमाम स्टूडेंट्स का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने 6 माह में बड़ा कोऑपरेट किया, बेहतर अंदाज में आप लोगों ने इसको समझा, सीखा, और मैंने आप लोगों से बड़ा कुछ सीखा है। और सीखने का अमल ज़ाहिर बात है कि बग़ैर उस्ताद के होता नहीं है, लेकिन मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि आप लोग मेरे उस्ताद हैं, क्योंकि आप लोग जो मेरे से सवालात करते हैं ना, वो आम ज़िंदगी में मेरे से कोई नहीं करता, ना कोई मेरे से पूछता है। तो उन सवालात को कई दफ़ा फ़ाइंड आउट करने के लिए मुझे भी देखना पड़ता है, मुझे भी सीखना पड़ता है, और मुझे भी बहुत सारी नई चीज़ें समझ आती हैं और मैं उसको ख़ुद भी सीखता हूँ। और आप लोगों के लिए ये दावत आम या आपके लिए नहीं, सबके लिए था, और बल्कि आप लोगों ने इन 6 माह के अंदर इस चीज़ को सीखने के लिए बाकायदा आप लोगों ने पे किया, वक्त दिया। तो हमारे फ़राइज़ में शामिल था कि हम आप लोगों को बेहतर अंदाज़ में, जिस तरह जो भी वसाइल हमारे पास थे, हमने उसको बेहतर अंदाज़ में, मेरी टीम ने, मैं अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि 6 माह के अंदर इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। और कई दफ़ा लेक्चर लेट भी हुआ, देर सवेर हो गई, लेकिन कोशिश की कि बर वक्त आपको पहुँच जाए। कुछ नादानियाँ हमसे हुई, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रेन्स थे और इन सब को एक साथ लेके चलना ये बड़ा मुश्किल काम था। और अल्लाह का शुक्र है कि इस 6 माह के अरसे में हमने बड़े अच्छे तरीके से किया, और आप लोगों का जो ग्रुप था उसमें आप लोग डिस्कशन करते रहे हैं। मेरी नज़र से सारी चीज़ें गुज़रती भी रही हैं, मैं देखता भी रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोस्ती, प्यार, मोहब्बत का सिलसिला आप लोगों का भी और मेरे साथ भी हमेशा कायम रहेगा। ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ आप लोग भूलते हैं, समझ नहीं आती, तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे कल पता चला है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हुए तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं, और मैं समझ रहा था 4-5 साल हो गए हैं। तो हमारी पहली क्लास में ज़ैदी साहब मौजूद थे, और ये बात है 2013-16 काफ़ी अरसा हो गया कि हम इसको पढ़ा रहा हूँ मैं और कर रहा हूँ। तो ये मेरा सरमाया है, ये मेरे दोस्त नहीं है, मेरा सरमाया है कि मैंने ये कमाया है, मैंने आप लोगों को कमाया है। तो इसी तरह आप लोगों ने एक दूसरे को कमाया है, इल्म भी सीखा है, लेकिन एक दूसरे को
एक अच्छे प्यारे मुखलिस दोस्त आपको मिले हैं, एक फैमिली मिली है कि इनसे ताल्लुक़ अभी भी हर साल ये ग्रुप ख़त्म, ये जो ग्रुप चल रहा है इस ग्रुप से हम निकल जाएंगे, लेकिन ये ग्रुप चलता रहेगा। आप लोगों में से कोई एडमिन बन जाएगा, आप लोग आपस में डिस्कस करते रहेंगे, तो ये ताल्लुक़ आप लोग का चलता रहेगा। और जहाँ तक बात है इंटर्नशिप या करने की, तो सबसे बेहतरीन इंटर्नशिप इसकी यही होती है, आपके दोस्त, बहन भाई, रिश्तेदार, उनकी ज़िंदगी आप सबके सामने है, आप उनका जायचा बनाएं, आप उनको एवेल्यूएट करें। जहाँ पे आप फंसते हैं, जहाँ पे आप रुकते हैं, मैं हाज़िर हूँ, एक दूसरे के साथ आप उसको डिस्कस करें। और मज़ीद इस इल्म के ऊपर कोई किताब मिलती है, बुक मिलता है, कोई इंटरनेट पे कोई चीज़ मिलती है, उसको स्टडी करें। बेसिक आप लोगों ने सब कुछ सीख ली है, इससे ऊपर अब आप लोगों की हिम्मत है। इससे ऊपर अब आप मुझे ये कहें ना कि जी इसके ऊपर कोई PhD है, इसके ऊपर आप लोगों की हिम्मत है जो अब आप लोगों ने अडॉप्ट करनी है और आगे लेके चलना है। तो आप लोग जिस तरह से इसको लेके चलेंगे उसी तरह से आप इसको सीखते रहेंगे। आप अगर किसी की ज़िंदगी में बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप बेहतर ही अपने आप को पाएंगे। अगर आप किसी को नुकसान देने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं फंसते हुए पाएंगे। तो बेहतर है कि आप एस्ट्रोलॉजी को हर अंदाज़, हर ज़ाविये से देखें और हर तरीके से लेके चलें। जब भी कहीं भी किसी भी वजह से आप लोग स्टक होते हैं, फंसते हैं, मैं मौजूद हूँ, मैं हाज़िर हूँ। कोई भी चीज़ हो, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पुराने, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी होती है कि पूरी दुनिया में वो बाकायदा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और बड़े नाम मेरे से भी आगे जा चुके हैं कि मुझे भी उनसे टाइम लेना हो तो मुझे पूरा महीना वेट करना पड़ता है। माशाल्लाह इतने बड़े बन चुके हैं। तो लेकिन उस्ताद का रुतबा उस्ताद का ही होता है, प्यार भी करते हैं, ख्याल भी करते हैं। तो आप लोगों को भी बेटा यही मैं कहूँगा कि आप लोग इस पर ख़ुद से मेहनत करें, सीखें, समझें और ख़ुद से आगे लेके चलें। यही आपकी इंटर्नशिप है। आपकी इंटर्नशिप आपकी ज़िंदगी है, ज़िंदगी के मसाइल हैं, ज़िंदगी के हालात व वाक़यात हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं। और अगर आप इसको आगे चल के प्रोफेशनल करते हैं और आप इसकी कोई फ़ीस भी लेते हैं तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, कोई मज़ाक़ा नहीं है फ़ीस लेने में भी। सवाए किसी की खैराती काम करने के अलावा अगर आप अपने काम का मुआवजा लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी फ़ीस चार्ज कर सकते हैं लोगों को। अब मैं टेस्ट की जाने बढ़ूँगा। टेस्ट देने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि अभी टेस्ट पे नज़र ना डालें, सबसे पहले मेरी तरफ मतवज्जो। सबसे पहली बात ये कि आप लोगों के पास जो वक्त है, आज अभी शुरू हो जाएगा जुलाई, अगस्त, आप लोगों के पास 25 अगस्त तक का टाइम है इस टेस्ट को सबमिट करने के लिए, 25 अगस्त का टाइम। और इस टेस्ट को आप लोगों ने करना है और व्हाट्सएप नहीं करना। जो बच्चा टेस्ट व्हाट्सएप करेगा वो इस टेस्ट का हिस्सा नहीं है। आपने इसको हाथ से लिखना है या आपने इसको कंप्यूटर से टाइप करना है, और टाइप करने के बाद आपने एक फ़ाइल बनानी है जिसे थीसिस की फ़ाइल होती है, उसको आपने सबमिट करना है हमारे इदारे के एड्रेस के ऊपर। 25 अगस्त तक जो अफराद ये टेस्ट अपना सबमिट करवा देंगे हमें मिल जाएगा। आप अपने जहन में 20 अगस्त रखें क्योंकि आने में भी 3-4 रोज़ लग जाते हैं। 20 अगस्त के बाद कोई भी बच्चा, उसकी को फ़ाइल आती है, दरवाज़े की बेल बजती है, ये फ़लाँ की है, वो उसी वक्त रिटर्न हो जाएगी, वापस चली जाएगी। 25 अगस्त तक आप लोगों का जो टेस्ट है रिटन फॉर्म में हमारे ऑफिस तक पहुंच जाना चाहिए। फिर हम उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद अक्टूबर में जो लोग इस टेस्ट को क्लियर करेंगे उनको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जो लोग क्लियर कर जाएंगे उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इस डेट पे इतने बजे आप तशरीफ़ ले आएँ, आपके जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी वो होने जा रही है, आपको उस वक्त टेस्ट मिल जाएगा। जो बैरून मुल्क हैं वो नहीं आ सकते हैं, आपको आपके घर पे मिल जाएगा। जो किसी और शहर में रहते हैं उनको उनके घर पे मिल जाएगा। लेकिन जो आ सकते हैं हम बाकायदा अनाउंस कर देंगे, उस वक़्त तक नुमान भी आपसे राब्ते में और मैं भी आपसे राब्ते में हूँ। इस टेस्ट के अंदर कहीं पे आप स्टक हो जाते हैं तो मैं हाज़िर हूँ।
लेकिन अगर आप ये पूछने की कोशिश करें कि हमारा टेस्ट किसी तरह सॉल्व करवा दें तो उसके लिए हम हाजिर नहीं हैं। मतलब इसमें हम ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर देंगे कि ये टेस्ट, ये लेक्चर हमें नहीं मिला, आपको मिल जाएगा, ये चीज़ ग्राफिक हमें नहीं मिली, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये पूछें कि जी इस बच्चे का नाम क्या रखना है, वो हम नहीं बताएंगे। आप इसका जो मर्ज़ी नाम रखें वो आपके ऊपर है। तो 25 अगस्त इज़ योर लास्ट डेट, उसके बाद से जो भी आएगा उसको नहीं दिया जाएगा। टेस्ट जो है बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। एक लड़का है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1983, रात 8 बजे ये पैदा हुआ है लाहौर में। सबसे पहला सवाल इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, सजेस्ट नेम, इसका नाम क्या रखें। दूसरा सवाल, What is लगन एंड प्लैनेट्स प्लेसमेंट एंड देयर डिग्रीज, कि जो भी इसका जायचा बनेगा उसका पहला घर क्या है, लगन क्या है, प्लैनेट्स की प्लेसमेंट क्या है, कि कौन सा प्लैनेट किस घर में किस डिग्री पे कहाँ पे मौजूद है। तीसरा सवाल, विच आर बेनिफिशियल, मैलेफिक एंड न्यूट्रल प्लैनेट्स, कि इस जायचे के अंदर कौन कौन से सियारे दोस्त हैं, कौन से नहस हैं, कौन से न्यूट्रल हैं। अगर न्यूट्रल नहीं है इग्नोर कर दें, अगर न्यूट्रल हैं लिख दें, नहस नहीं है इग्नोर करें। इसमें इस टेस्ट में आप जो मर्ज़ी लिखें, चाहे आप 1.5 लाख सफ़े लिख दें, कोई पाबंदी नहीं है। अब नंबर 4, एनी योग, दोष, कंबस्ट, एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन, क्या इस जायचे में कोई योग है, क्या इस जायचे में कोई दोष लगा हुआ है, क्या कोई स्यारा कंबस्ट है, क्या कोई हबूद का है, क्या कोई शर्फ का है। ये आप लोगों ने लिखना है कि एक ही सवाल के 5 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच महादशा बॉर्न एंड विच दशा इज इन करंट ट्रांजिट, कि जब ये पैदा हुआ था उस वक़्त कौन सी महादशा चल रही थी और आजकल कौन सी महादशा चल रही है। नंबर 6, सजेस्ट स्टोन एंड सदका, कि साहिब जायचा को नगीना तजवीज़ करें, इसको सदका तजवीज़ करें। 10 लाख नगीने तजवीज़ करें, यह अब आप लोगों के ऊपर है। नंबर 7, हाउ इन एजुकेशन एंड प्रोफेशन, यानी हाउ इन एजुकेशन, इसमें एंड नहीं है, आप लोग उसमें कर लिए कि ये बच्चा अपनी तालीम और अपने करियर में कैसा है। ये अब आप लोगों ने करना है। अब वो एजुकेशन अर्ली है, हायर है, कौन सी है ये मुझे नहीं पता, ये अब आप लोगों ने एवेल्यूएट करना है, ये मैंने आप लोगों पे छोड़ा हुआ है। नंबर 8, व्हेन ही विल गेट मैरी एंड मैरिटल लाइफ, कि इसकी शादी कब होगी और इसकी अज़दवाजी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। अब ये मत पूछिएगा इसका निकाह कब हुआ था, ये मत पूछिएगा, इस बेचारे को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा जी, इसके बाद 9वां सवाल कि विच नक्षत्र ही बॉर्न, कि जब ये पैदा हुआ था ये किस नक्षत्र के अंडर पैदा हुआ था। नंबर 10, वेयर इज़ ही नाउ, विद इन कंट्री और आउट ऑफ कंट्री, कि आजकल ये बच्चा कहाँ पे है, मुल्क में है या मुल्क से बाहर है। इस चीज़ को आप लोगों ने एवेल्यूएट करना है। आजकल यानी आज टेस्ट दिया है और 25 अगस्त के दरमियान में ये कहाँ पे है, मुल्क में है या मुल्क से बाहर है। नंबर 11, एनी सजेशन फ्रॉम यू विच हेल्प हिम टू लिव बेटर लाइफ इन एनी एस्पेक्ट, यानी आप इसको कोई मशवरा देना चाहें कि अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए ये तंत्र कर लो, ये मंत्र कर लो, ये जंतर कर लो, इस अरसे में कर लो, इस अरसे को छोड़ दो, तो आपके जहन में बीइंग एस्ट्रोलॉजर कोई भी टिप आती है, ये स्टोन पहन लो वो पूछा गया है, ये सदका कर लो वो भी पूछा गया है, कोई एक सजेशन लाजमी आप लोगों ने इसको देनी है ताकि ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आप लोगों के बेहतरीन कीमती मोतियों से जुड़े हुए मशवरे से
मुस्तफ़ीद हो सके और आप लोग इसके गुरु बन सके। तो ये आज का फ़ाइनल टेस्ट है जिसको 25 अगस्त तक आप लोगों ने सबमिट करवा देना है, और रिटन फॉर्म में एड्रेस जो है आप लोगों को नुमान से मिल जाएगा कि किस एड्रेस के ऊपर आपने ये सबमिशन करनी है। मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो एडवांस में। अल्लाह पाक इस खुशी के मौके पे आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और कोशिश करें कि इस ईद को गुजारने के फ़ौरन बाद स्ट्रेस पे तवज्जो दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और राब्ते में रहना आप लोगों ने। मेरी बहुत सारी दुआएं हमेशा आप लोगों के लिए हैं और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।